जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर सबकी मेहनत को स्वीकार करे और सभी को अच्छी से अच्छी नौकरी जल्दी से जल्दी प्रदान करे और ईश्वर हम सबकी मनोकामनाओं को पूरा करे। प्यारे साथियों, आज मैं लेकर आया हूँ प्रवक्ता चयन परीक्षा पीजीटी मॉक टेस्ट संख्या 8। इससे पहले हम 7 मॉक टेस्ट हल कर चुके हैं। अगर आपने वो मॉक टेस्ट हल नहीं किए हैं तो आप YouTube की प्लेलिस्ट में जाकर के हिंदी पीजीटी के वो मॉक टेस्ट हल कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, आज हम हल कर रहे हैं मॉक टेस्ट संख्या 8। प्रश्न संख्या 1 है, काशी नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे। प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बाबू श्याम सुंदर दास काशी नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक थे। आगे प्रश्न संख्या 2 है, हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर है मदन मोहन मालवीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष थे। आगे है प्रश्न संख्या 3, काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी। प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब है 1893 ईस्वी में काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 4 देख लेते हैं, ब्रजबुली का प्रयोग कहाँ होता है। प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब है ब्रजबुली का प्रयोग बंगाल में होता है। पुरानी बंगला जिसमें असमिया भी मिश्रित होती थी ब्रजबुली के नाम से जानी जाती थी। इसका प्रयोग बंगाल में होता था। प्रश्न संख्या 5 देख लेते हैं, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किस ईस्वी में हुई थी। प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1918 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 6 देख लेते हैं, भारतीय साहित्य परिषद के सह संस्थापक कौन थे। प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब है प्रेमचंद भारतीय साहित्य परिषद के सह संस्थापक थे। आगे प्रश्न संख्या 7 देख लेते हैं, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब है राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न संख्या 8 देख लेते हैं, भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली। प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब है 1873 ईस्वी में भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में ढली। प्रश्न संख्या 9 है, हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने के अहिंदी भाषी प्रस्तावक का नाम क्या था। प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब है गोपाल स्वामी अयंगर। गोपाल स्वामी अयंगर हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने के अहिंदी भाषी प्रस्तावक थे। प्रश्न संख्या 10 देख लेते हैं, दक्षिण भारत हिंदी समिति की स्थापना कब हुई थी। प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब है 1918 ईस्वी में दक्षिण भारत हिंदी समिति की स्थापना हुई थी। आगे प्रश्न संख्या 11 देख लेते हैं, अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ की स्थापना किसने की है। प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब है भारत सरकार ने अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 12 देख लेते हैं, निम्नलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम कौन सा है। प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पहले कविवचन सुधा ये 1867 ईस्वी में, उसके बाद में सरस्वती ये 1900 ईस्वी में, और उसके बाद में हंस ये 1930 ईस्वी में, और सबसे बाद में धर्मयुग ये 1950 ईस्वी में। आगे प्रश्न संख्या 13 देख लेते हैं, नागपुर में हिंदी विश्व सम्मेलन कब हुआ था। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सन 1975 ईस्वी में नागपुर में हिंदी विश्व सम्मेलन हुआ था। आगे प्रश्न संख्या 14 देख लेते हैं, रीतिकाल में किस कवि ने नीति संबंधी कुंडलियों का निर्माण किया है। प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब है गिरधर कवि राय ने रीतिकाल में नीति संबंधी कुंडलियों का निर्माण किया है। आगे प्रश्न संख्या 15, इसने सागर किसकी कीर्ति है। प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बख्शी हंसराज की कीर्ति है इसने सागर। प्रश्न संख्या 16 देख लेते हैं, निम्न में से मुसलमान होते हुए भी कौन सा कवि कृष्ण भक्त हुआ था। प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रसखान मुसलमान होते हुए भी कृष्ण भक्ति धारा के कवि थे। इनकी प्रसिद्ध कीर्ति कौन सी है, प्रेम वाटिका। प्रश्न संख्या 17 है, रीतिकाल का वह ब्राह्मण कवि कौन सा है जिसने धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम कवित्री से विवाह किया। प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब है आलम। प्रश्न संख्या 18 देख लेते हैं, सरस्वती कंठभारण के रचयिता कौन है। प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब है भोजराज जो हैं सरस्वती कंठाभरण के रचयिता हैं। आगे प्रश्न संख्या 19 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रस नहीं है।
प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब है व्यंग कोई रस नहीं होता। आगे प्रश्न संख्या 20 देख लेते हैं। रीतिकालीन कवियों का मुख्य विषय है। प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। रीतिकालीन कवियों का मुख्य विषय क्या था? नायिका का रूप सौंदर्य का चित्रण। आगे प्रश्न संख्या 21 देख लेते हैं। विश्वनाथ ने 10वां रस किसे माना है? प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। विश्वनाथ ने 10वां रस वात्सल्य को माना है। आगे प्रश्न संख्या 22 देख लेते हैं। न कांतम अपि निभृशम विभाति वनिता मुखम किसका कथन है? प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। यह कथन किनका है? भामा का। आगे प्रश्न संख्या 23 देख लेते हैं। प्रतीक के कितने प्रकार माने जाते हैं? प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब है प्रतीक के 2 प्रकार माने जाते हैं। आगे प्रश्न संख्या 24 देख लेते हैं। बर्वे नायिका भेद के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रहीम। ये सम्राट अकबर के सेनापति बैरम खान के पुत्र थे। आगे प्रश्न संख्या 25 देख लेते हैं। रूढ़ा और प्रयोजनवादी किस शब्द शक्ति के प्रमुख भेद स्वीकार किए गए हैं? प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी लक्षणा शब्द शक्ति के। प्रश्न संख्या 26 देख लेते हैं। अभिधा और लक्षणा द्वारा अपना अपना अर्थ बताकर शांत हो जाना फिर किसी अन्य ही अर्थ का बोधन होता है। ऐसे में कौन सी शब्द शक्ति काम कर सकती है? प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी व्यंजना। आगे प्रश्न संख्या 27 देख लेते हैं। छायावाद का सीमांकन माना जाता है। प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1918 से 1936 तक। आगे प्रश्न संख्या 28 देख लेते हैं। वेदना मिली विदाई किस नाटक के गीत की पंक्ति है? प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी स्कंदगुप्त। प्रश्न संख्या 29 देख लेते हैं। छायावाद के 4 स्तंभों में निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है? छायावाद के 4 स्तंभ कौन है? निराला जी हैं, पंत हैं, प्रसाद हैं, महादेवी वर्मा हैं, जबकि अज्ञेय जी नहीं है। प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 30 है। भारतीय पुनर्जागरण का जन्मदाता किसे माना जाता है? प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब है राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जन्मदाता माना जाता है। प्रश्न संख्या 31 है। छायावादी काव्य धारा के समानांतर निम्नलिखित धारा चलती रही। प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब है राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा। आगे प्रश्न संख्या 32 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना खड़ी बोली की है? प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी साकेत जो है जो मेथिनी शरण गुप्त द्वारा लिखित है ये रचना खड़ी बोली की है। आगे प्रश्न संख्या 33 देख लेते हैं। नवीन उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब है बालकृष्ण शर्मा नवीन उपनाम से प्रसिद्ध हैं। प्रश्न संख्या 34 देख लेते हैं। हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से प्रथम कीर्ति कौन सी मानी गई है? प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी छंदमाला जो है हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से प्रथम कीर्ति मानी गई है। प्रश्न संख्या 35 देख लेते हैं। अभिनव गुप्त किस रस सूत्र के व्याख्याता हैं? प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अभिव्यक्तिवाद के। आगे प्रश्न संख्या 36 देख लेते हैं। निम्नलिखित आचार्यों के बीच क्रम में से कौन सा कालक्रम की दृष्टि से सही नहीं है? भट्टनायक, विश्वनाथ, कुंतक, जगन्नाथ ये कालक्रम की दृष्टि से सही नहीं है। प्रश्न संख्या 37 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 37 है। कीर्ति काल क्रम की दृष्टि से कौन सा सही है? प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कुल्ली भाट, अतीत के चलचित्र, माटी की मूर्तें, पथ के साथी। आगे प्रश्न संख्या 38 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संस्कृत काव्य शास्त्रीय आचार्य नहीं है? प्रश्न संख्या 38 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए केशव जो है संस्कृत काव्य शास्त्रीय आचार्य नहीं है बल्कि रीतिकालीन कवि हैं। आगे प्रश्न संख्या 39 देख लेते हैं। व्यक्ति विवेक ग्रंथ के रचयिता कौन है? प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए महिमा भट्ट व्यक्ति विवेक ग्रंथ के रचयिता हैं। आगे प्रश्न संख्या 40 देख लेते हैं। कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद उपभेद माने हैं? प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कुंतक ने वक्रोक्ति के 6 भेद तथा 41 उपभेद माने हैं। आगे प्रश्न संख्या 41 देख लेते हैं। हिंदी भाषा का पहला इतिहास लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 41 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी गारसादा तासी। आगे प्रश्न संख्या 42 देख लेते हैं। हिंदी भाषा का पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया? प्रश्न संख्या 42 का सही जवाब है हिंदी भाषा का पहला इतिहास फ्रेंच भाषा में लिखा गया। आगे प्रश्न संख्या 43 देख लेते हैं। गारसादा तासी कृत हिंदी साहित्य का इतिहास का नाम क्या था? प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इस्तवार द ला लिटरेचर इन द हिंदुस्तानी। प्रश्न संख्या 44 है। शिव सिंह सेंगर ने अपनी पुस्तक में कितने कवियों के जीवन चरित्र और उनके कविताओं के उदाहरण दिए हैं?
प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लगभग 1000। आगे प्रश्न संख्या 45 है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की रचना किसने की है? प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज गिरियसन ने की है। आगे प्रश्न संख्या 46 देख लेते हैं, जो आदमी हम बना रहे हैं कहानी किसकी है? प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब है, जो आदमी हम बना रहे हैं रघुवीर साय की कहानी है। प्रश्न संख्या 47 देख लेते हैं, खाली घर किसकी कहानी है? प्रश्न संख्या 47 का सही जवाब है, खाली घर रामदरस मिश्र की कहानी है। आगे प्रश्न संख्या 48 देख लेते हैं, सदी का सबसे बड़ा आदमी कहानी किसकी है? प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, काशीनाथ सिंह की सदी का सबसे बड़ा आदमी कहानी है। आगे प्रश्न संख्या 49 देख लेते हैं, लोग हाशिए पर कहानी के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, धीरेन्द्र अस्थाना लोग हाशिए पर कहानी के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 50 देख लेते हैं, दरियाई घोड़ा कहानी किसने लिखी है? प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दरियाई घोड़ा कहानी उदय प्रकाश ने लिखी है। आगे प्रश्न संख्या 51 देख लेते हैं, तिरछी कहानी के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 51 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तिरछी कहानी के रचनाकार कौन है? उदय प्रकाश। आगे प्रश्न संख्या 52 देख लेते हैं, नदी के साथ कहानी किसकी है? प्रश्न संख्या 52 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नदी के साथ कहानी रमेश उपाध्याय की है। आगे प्रश्न संख्या 53 देख लेते हैं, कसाईवाड़ा कहानी किसने लिखी है? प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब है शिव मूर्ति ने कसाईवाड़ा कहानी लिखी है। प्रश्न संख्या 54 देख लेते हैं, इस हमाम में कहानी के लेखिका हैं? प्रश्न संख्या 54 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चित्रा मुदगल। प्रश्न संख्या 55 देख लेते हैं, कितने संबंध कहानी किसने लिखी है? प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कितने संबंध कहानी महीप सिंह ने लिखी है। प्रश्न संख्या 56 देख लेते हैं, गीति नाट्यों को भाव नाट्य की संज्ञा किसने दी है? प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गीति नाट्यों को भाव नाट्य की संज्ञा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दी है। आगे प्रश्न संख्या 57 देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 57 है, जिस नाटक में कर्णवती ने हुमायूं को राखी बांधकर अपना भाई बनाया उसका नाम क्या है? प्रश्न संख्या 57 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रक्षाबंधन। आगे प्रश्न संख्या 58 देख लेते हैं, गांधी जी का असहयोग आंदोलन एवं रोलेट एक्ट किस नाटक का विषय बनाया गया है? प्रश्न संख्या 58 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सन्यासी। प्रश्न संख्या 59 देख लेते हैं, पीढ़ीगत संघर्ष की अभिव्यक्ति विष्णु प्रभाकर के किस नाटक में हुई है? प्रश्न संख्या 59 का सही जवाब है आवारा मसीहा में पीढ़ीगत संघर्ष की अभिव्यक्ति विष्णु प्रभाकर के नाटक में हुई है। आगे प्रश्न संख्या 60 देख लेते हैं, किस उपन्यास में वट वृक्ष को मानव के रूप में चित्रित किया गया है? प्रश्न संख्या 60 का सही जवाब है डूबते मस्तूल में। प्रश्न संख्या 61 देख लेते हैं, 1084 की माँ ये किसका उपन्यास है? प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1084 की माँ मैत्रेय पुष्पा का उपन्यास है। आगे प्रश्न संख्या 62 देख लेते हैं, बंद दरवाजे किसका उपन्यास है? प्रश्न संख्या 62 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बंद दरवाजे जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है। आगे प्रश्न संख्या 63 देख लेते हैं, दीक्षा उपन्यास किस पर आधारित है? प्रश्न संख्या 63 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दीक्षा उपन्यास राम कथा पर आधारित है। आगे प्रश्न संख्या 64 देख लेते हैं, प्रेमचंद की कौन सी कृति पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था? प्रश्न संख्या 64 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सोजे वतन। प्रेमचंद की सोजे वतन पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था। आगे प्रश्न संख्या 65 देख लेते हैं, जालपा प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? प्रश्न संख्या 65 का सही जवाब है गबन। जालपा जो है प्रेमचंद के गबन उपन्यास का पात्र है। प्रश्न संख्या 66 देख लेते हैं, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास ग्रंथ किसका है? प्रश्न संख्या 66 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सत्यदेव चौधरी का ग्रंथ है हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। आगे प्रश्न संख्या 67 देख लेते हैं, लोक दृष्टि और साहित्य के रचनाकार कौन हैं? प्रश्न संख्या 67 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लोक दृष्टि और साहित्य के रचनाकार कौन है? चंद्रबली पांडे। आगे प्रश्न संख्या 68 देख लेते हैं, मंथन किसकी कीर्ति है? प्रश्न संख्या 68 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मंथन जो है रामधारी सिंह दिनकर की कीर्ति है। आगे प्रश्न संख्या 69 देख लेते हैं, पंत प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त के रचनाकार कौन हैं? प्रश्न संख्या 69 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अज्ञेय। पंत प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त के रचनाकार कौन है? अज्ञेय जी हैं। आगे प्रश्न संख्या 70 देख लेते हैं, एक साहित्यिक डायरी के रचनाकार कौन हैं? प्रश्न संख्या 70 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एक साहित्यिक डायरी के रचनाकार हैं अज्ञेय।
आगे प्रश्न संख्या 71 देख लेते हैं। देवराज कृत छायावाद का पतन का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब है देवराज कृत छायावाद का पतन का प्रकाशन वर्ष 1951 है। आगे प्रश्न संख्या 72 देख लेते हैं। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग कृति के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 72 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पंत जी जो हैं, सुमित्रा नंदन पंत जो हैं, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग कृति के लेखक हैं। आगे प्रश्न संख्या 73 देख लेते हैं। छायावाद की प्रासंगिकता के लेखक कौन हैं? प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब है रमेश चंद्र शाह छायावाद की प्रासंगिकता के लेखक हैं। आगे प्रश्न संख्या 74 देख लेते हैं। निम्नलिखित में रसवादी आलोचक कौन हैं? प्रश्न संख्या 74 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नामवर सिंह रसवादी आलोचक हैं। आगे प्रश्न संख्या 75 देख लेते हैं। तुलसी और उनकी कविता नामक पुस्तक किसने लिखी है? प्रश्न संख्या 75 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उदय भानु सिंह ने तुलसी और उनकी कविता नामक पुस्तक लिखी है। आगे प्रश्न संख्या 76 देख लेते हैं। हिंदुस्तान अकादमी प्रयाग की स्थापना कब हुई? प्रश्न संख्या 76 का सही जवाब है 1927 ईस्वी में हिंदुस्तान अकादमी प्रयाग की स्थापना हुई थी। आगे प्रश्न संख्या 77 देख लेते हैं। संविधान में प्रांतीय भाषाओं को किस अनुसूची द्वारा स्वीकार किया गया है? प्रश्न संख्या 77 का सही जवाब है 8वीं अनुसूची के द्वारा। प्रश्न संख्या 78 देख लेते हैं। देवनागरी लिपि में हिंदी में अक्षर पर शिरोरेखा लगाने की सलाह किसने दी थी? प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, देवनागरी लिपि सुधार समिति ने। आगे प्रश्न संख्या 79 देख लेते हैं। राजभाषा से क्या तात्पर्य है? प्रश्न संख्या 79 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक तौर पर घोषित सरकारी कामकाज की भाषा। प्रश्न संख्या 80 देख लेते हैं। हिंदी राजभाषा होगी यह निर्णय कब लिया गया था? प्रश्न संख्या 80 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। आगे प्रश्न संख्या 81 देख लेते हैं। अनुच्छेद 344 के पालन हेतु राष्ट्रपति द्वारा 1955 में राजभाषा हेतु किसकी अध्यक्षता में आयोग गठित किया गया? प्रश्न संख्या 81 का सही जवाब है महात्मा गांधी की अध्यक्षता में। आगे प्रश्न संख्या 82 देख लेते हैं। संविधान की किस धारा और अध्याय में जिक्र है कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी? प्रश्न संख्या 82 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, संविधान के अध्याय 17 और धारा 1 में यह जिक्र किया गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी। आगे प्रश्न संख्या 83 देख लेते हैं। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार विकास और उसके प्रयोग एवं सरकार के कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों का उल्लेख कहाँ है? प्रश्न संख्या 83 का सही जवाब है अनुच्छेद 351 में। आगे प्रश्न संख्या 84 देख लेते हैं। अंग्रेजी का प्रयोग हिंदी के साथ साथ कितने वर्षों तक साथ रहेगा? प्रश्न संख्या 84 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 15 वर्षों तक। आगे प्रश्न संख्या 85 देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा सुविधाएं देने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? आगे प्रश्न संख्या 85 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 350 में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा सुविधाएं देने का प्रावधान दिया गया है। आगे प्रश्न संख्या 86 देख लेते हैं। ललित ललाम का वर्ण विषय है? प्रश्न संख्या 86 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अलंकार। आगे प्रश्न संख्या 87 देख लेते हैं। रीतिकाल में प्रश्न संख्या 87 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रीतिकाल में नारी के भोग्य रूप का भरपूर चित्रण हुआ है। आगे प्रश्न संख्या 88 देख लेते हैं। रीतिकाल का वह कौन सा कवि था जिसने स्वयं कोई लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखा किंतु उसका काव्य लक्षणों के उदाहरण के रूप में स्वीकार किया जाता रहा है? प्रश्न संख्या 88 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बिहारी। प्रश्न संख्या 89 है। भावविलास की रचना किस कवि के द्वारा की गई है? प्रश्न संख्या 89 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, देव के द्वारा। प्रश्न संख्या 90 देख लेते हैं। निम्नलिखित काव्य ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ कवि देव द्वारा लिखा हुआ नहीं है? प्रश्न संख्या 90 का सही उत्तर है ललित ललाम देव द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है, बल्कि किसने लिखा है इसको? ये मतीराम द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 91 देख लेते हैं। नीचे दिए गए कवियों में मतीराम के बड़े भाई कौन थे? प्रश्न संख्या 91 का सही जवाब है चिंतामणि। आगे प्रश्न संख्या 92 देख लेते हैं। नीचे लिखी कवि श्रेणियों में से मतीराम को किस श्रेणी में स्थान दिया जाता है? प्रश्न संख्या 92 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रीति सिद्ध कवियों में। प्रश्न संख्या 93 देख लेते हैं। कवि मतीराम किस राजा के आश्रय में रहे? प्रश्न संख्या 93 का सही जवाब है कवि मतीराम बूंदी के महाराजा भाव सिंह के आश्रय में रहे। प्रश्न संख्या 94 देख लेते हैं। मतीराम ने अपनी रचनाएं किस भाषा में की हैं? प्रश्न संख्या 94 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भोजपुरी भाषा में की हैं। आगे प्रश्न संख्या 95 देख लेते हैं। कौन सी रचना मतीराम के द्वारा नहीं लिखी गई है? प्रश्न संख्या 95 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी,
प्रेम तरंग जो है मतीराम के द्वारा नहीं लिखी गई है। रसराज, ललित कलाम, अलंकार पंचाशिका ये सब मतीराम की रचनाएं हैं। आगे प्रश्न संख्या 96 देख लेते हैं। रचनाकार कालक्रम में सही निर्देश कीजिए। प्रश्न संख्या 96 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बच्चन, दिनकर, अज्ञे, मुक्तिबोध। प्रश्न संख्या 97 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कृति कालक्रम की दृष्टि से कौन सा सही है? प्रश्न संख्या 97 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गीतिका, कुकुरमुत्ता, बेला, अर्चना। यह कालक्रम की दृष्टि से बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 98 देख लेते हैं। मेरी तेरी उसकी बात किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 98 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यशपाल। ये यशपाल की रचना है। प्रश्न संख्या 99 देख लेते हैं। निम्नलिखित ग्रंथों को आलोचकों के साथ सुमेलित कीजिए। बिहारी सतसई ये लिखी है पदम सिंह जी ने। आगे दूसरा है देव और बिहारी, ये है कृष्ण बिहारी मिश्र ने। और तीसरे नंबर पर बिहारी को ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। और बिहारी और देव इसके जो आलोचक हैं ये लाला भगवान दीन। प्रश्न संख्या 100 है। निम्नलिखित रचनाओं का कालक्रम अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है? प्रश्न संख्या 100 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अंधेर नगरी, अंधा युग, संसद से सड़क तक, मगध। आगे प्रश्न संख्या 101 है। निम्नलिखित नाटकों का रचनाकाल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? प्रश्न संख्या 101 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आठवां सर्ग, लहरों के राजहंस, ध्रुव स्वामिनी, सिंदूर की होली। आगे प्रश्न संख्या 102 देख लेते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों का रचनाकाल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? प्रश्न संख्या 102 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सेवा सदन, त्यागपत्र, आधा गांव, मैलाचल। आगे प्रश्न संख्या 103 देख लेते हैं। निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। बांगरू इसका क्षेत्र है रोहतक। दूसरा है भोजपुरी, भोजपुरी का जो क्षेत्र है वो है छपरा। सी है कुमायूनी, यह अल्मोड़ा। और डी है खड़ी बोली, यह मेरठ। प्रश्न संख्या 104 है। निम्नलिखित रचनाओं को उनकी लेखिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए। आपका बंटी यह मन्नू भंडारी। 55 खंबे लाल दीवारें यह उषा प्रियवंदा। आवा यह चित्रा मुदगल। और बेघर यह है ममता कालिया। प्रश्न संख्या 105 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 105 है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ये है दोनों और प्रेम पलता है। इसके रचनाकार कौन है? मैथिली शरणगुप्त। और दूसरा है दिग जीवन को पाता ही आया विरोध। इसका है ये कौन है? निराला जी। और दूसरा ये है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इसके है तुलसीदास। और आगे है बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागनी भी हूं, इसके कौन ही है? ये महादेवी वर्मा। प्रश्न संख्या 106 देख लेते हैं। चॉकलेट उपन्यास किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 106 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चॉकलेट जो है पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है। आगे 107 प्रश्न है। शकुंतला की अंगूठी के नाटककार कौन है? प्रश्न संख्या 107 का सही जवाब है सुरेंद्र वर्मा जो है शकुंतला की अंगूठी के नाटककार हैं। आगे प्रश्न संख्या 108 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? प्रश्न संख्या 108 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र शुक्ल जो हैं काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में नहीं हैं। बाबू श्याम सुंदर दास भी हैं, ठाकुर शिव कुमार सिंह भी हैं और राम नारायण मिश्र भी हैं। प्रश्न संख्या 109 है। निम्नलिखित पात्रों को नाट्य कृतियों से सुमेलित कीजिए। स्कंदगुप्त ये है प्रपंच वृद्धि। और दूसरा है बी कोणांग ये है विषु। तीसरा आषाढ़ का दिन ये विलोम। और यह है चौथा सूर्य की पहली किरण से अंतिम किरण तक। इसके जो है पात्र हैं शीलवती। प्रश्न संख्या 110 देख लेते हैं। संख्या 110 है। निम्नलिखित रचनाकारों और रचनाओं को सुमेलित कीजिए। जैनेन्द्र ने लिखी है मुक्तिबोध। और आगे निर्मल वर्मा ये है वे दिन। और तीसरा सी पर है ओम प्रकाश वाल्मीकि, इनकी रचना है झूठन। और डी पर है प्रभा खेतान, इन्होंने लिखी है आओ पे घर चलें। प्रश्न संख्या 111 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 111 है। निम्नलिखित कवियों और उनकी कृतियों को सुमेलित कीजिए। सुमित्रा नंदन पंत इनकी कीर्ति है स्वर्ण धूली। आगे जयशंकर प्रसाद इनकी कीर्ति है लहर। आगे है निराला इनकी है अर्चना। आगे है हरिवंश राय बच्चन इनकी है एकांत संगीत। प्रश्न संख्या 112 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 112 है। निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम कौन सा है?
प्रश्न संख्या 112 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पुरस्कार, कफन, राजा निर्बंसिया, वापसी। आगे प्रश्न संख्या 113 देख लेते हैं। निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम कौन सा है? प्रश्न संख्या 113 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रबंध प्रतिमा, अतीत के चलचित्र, टेले पर हिमालय, प्रिय नीलकंठी। प्रश्न संख्या 114 है, खड़ी बोली कहां बोली जाती है? प्रश्न संख्या 114 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मेरठ में बोली जाती है खड़ी बोली। आगे प्रश्न संख्या 115 देख लेते हैं। छायावाद के प्रमुख कवि कौन हैं? प्रश्न संख्या 115 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। आगे प्रश्न संख्या 116 देख लेते हैं। हिंदी के प्रथम प्रचारक थे? प्रश्न संख्या 116 का सही जवाब है, हिंदी के प्रथम प्रचारक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। आगे प्रश्न संख्या 117 देख लेते हैं। अष्टम अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की अधुनातन संख्या है, ये कितनी है? 18। प्रश्न संख्या 118 देख लेते हैं। कोरवी का अन्य नाम है? कोरवी का अन्य नाम हरियाणवी बोली है। आगे प्रश्न संख्या 119 देख लेते हैं। भाषा के अर्थ उर्दू शब्द का प्रयोग हुआ है? प्रश्न संख्या 119 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ईस्वी सन 1755 के बाद। आगे प्रश्न संख्या 120 देख लेते हैं। इतिहास लेखन की सबसे अविकसित पद्धति है? प्रश्न संख्या 120 का सही जवाब है, इतिहास लेखन की सबसे अविकसित पद्धति है वर्णानुक्रम पद्धति। आगे प्रश्न संख्या 121 देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का आलोचक, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं? प्रश्न संख्या 121 का सही जवाब है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी जो हैं हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं। आगे प्रश्न संख्या 122 देख लेते हैं। आदिकाल की चंपू काव्य कृति है? प्रश्न संख्या 122 का सही जवाब है आदिकाल की चंपू काव्य कृति कौन सी है? राहुल वेल। आगे प्रश्न संख्या 123 देख लेते हैं। वर्ण रत्नाकर के रचयिता हैं? प्रश्न संख्या 123 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वर्ण रत्नाकर के जो रचयिता हैं वो ज्योतिश्वर ठाकुर साहब हैं। आगे प्रश्न संख्या 124 देख लेते हैं। पृथ्वीराज रासो है? प्रश्न संख्या 124 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राजनीतिक महाकाव्य। आगे प्रश्न संख्या 125 देख लेते हैं जो इस प्रश्न पत्र का आखिर सवाल है। प्रश्न संख्या 125 देख लेते हैं। शिलाओं पर लिखा हुआ काव्य कौन सा है? प्रश्न संख्या 125 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रबंध चिंतामणि शिलाओं पर लिखा हुआ काव्य है। तो प्यारे साथियों, इस तरह से हमने प्रवक्ता चयन परीक्षा पीजीटी का मॉक टेस्ट संख्या 8 हल किया। आशा करता हूं आपको बहुत पसंद आया होगा और आपने बहुत अच्छे से लगाया होगा, बहुत अच्छा स्कोर भी प्राप्त किया होगा। तो प्यारे साथियों, इसी तरह से हमने जुड़े रहें और मैं आपके लिए बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट लाता रहूंगा। तो प्यारे साथियों, फिर मिलता हूं इससे भी एक शानदार प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।